आज का जो आर्टिकल है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। और इलेक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है यूपी में, तो यूपी के इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन इलेक्शन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और वाइब्रेंट बनाने के लिए किस तरीके से हम लोगों को अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और कौन कौन से इथिक्स और मोरल वैल्यूज लेके चलना है, इसी पे आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल बहुत छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, आप समझने की कोशिश करिएगा। इस आर्टिकल का हेडिंग है द मिजोरम वे टू बेटरिंग डेमोक्रेसी। मतलब कि मिजोरम के एग्जाम्पल से हमें ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम अपनी डेमोक्रेसी को और ज्यादा वाइब्रेंट कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों का ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सकता है, मतलब डेमोक्रेसी को और ज्यादा कैसे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, खास करके इलेक्शन के समय, ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट किया जा सके, जो अभी नहीं हो रहा है बहुत से जगह पे। ऑलमोस्ट सारी जगह पे नहीं हो रहा है। तो इन्होंने अब्राहम लिंकन के उस कोट से स्टार्ट किया है, जिस कोट को आप लोग बहुत बार सुने होंगे, जिसको उन्होंने नवंबर 19 1863 में दिया था कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आज के डेट में सबसे उपयुक्त डिफिनीशन यदि हम कहें, सबसे रिलेवेंट डिफिनीशन कहें, तो इसको हम मान सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की जो बात कहें अब्राहम लिंकन, वो आज के डेट में बहुत से जगह पे फिट नहीं बैठता है। और आप इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात सोचिएगा, तो आम आदमी सोच भी नहीं सकता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी उनकी फेल हो जाती है। सबसे बड़ा दो रीजन राइटर ने बताया है कि इलेक्शन आम आदमी क्यों नहीं कंटेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया है कि जो सोरिंग, मतलब बहुत एक्सपेंसिव होता है, कहने का मतलब इन्होंने टेक्निकल वर्ड लिखा है, सोरिंग ऑफ इलेक्शन कॉस्ट। मतलब कि इलेक्शन वही कंटेस्ट कर सकता है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। और इसके साथ साथ जो यार्ड स्टिक यूज किया जाता है कैंडिडेचर को सेलेक्ट करने के लिए, कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए, वो भी बड़ा डिफरेंट होता है। वो लोग क्या करते हैं कि किस कम्युनिटी का है, किस कास्ट का है, कितना मनी पावर है, कितना मसल पावर है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो टिकट देने का फैसला करते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं अपना। कुछ दिन पहले फरवरी के महीने में मुझे किसी ने कॉल किया था आप पार्टी की टिकट के लिए। मेरा थोड़ा सा मन था कि मैं कंटेस्ट कर लूं। फाइनली मैंने नहीं किया। लेकिन जब उसने बोला कि आपका हो जाएगा, आप पैसा कितना खर्च कर सकते हैं, आप 10 लाख कर सकते हैं या 20 लाख कर सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछा गया कि आप कितना पैसे खर्च कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है, वो कहीं ना कहीं मनी पावर को और मसल पावर को देखते हुए किया जाता है। उनको ये इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि बाई हुक और क्रुक वो बंदा जीत जाए। मतलब उसके अंदर विनेबिलिटी फैक्टर है या नहीं, और विनेबिलिटी फैक्टर कहीं से भी हो सकता है। वो बहुत बड़ा बदमाश है और उसको वोट मिल सकता है, तो इस आधार पे भी उनको टिकट दे दिया जाता है। इसी के अगेंस्ट में आर्टिकल लिखा हुआ है कि जो आज के डेट में यार्ड स्टिक अपना रहे हैं ना, कि एक अच्छा एक और चीज राइटर बताते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी कास्ट के बंदे को उठाते हैं और कहते हैं कि यही उस कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमेशा सही नहीं होता है। बीएसपी की कंडीशन आप लोगों ने देखा है यूपी में क्या हो रहा है। जो ये दावा करता था किसी समय में और आज भी वही कहता है कि हम दलितों के नेता हैं और दलित हमारे, मतलब हम दलित के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यदि ये दलित के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनको इस बार एक सीट मिली है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इस बार के इलेक्शन में यूपी की बात कर रहा हूं, और उस पार्टी को एक सीट मिली है जो शायद 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सुप्रीमो कुमारी मायावती। तो उनको वो किसी जमाने में यूपी की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, और एक बार नहीं 3 3 बार हुई है मुझे लगता है, 5 5 साल के लिए। तो आज के डेट में उनको सिर्फ एक एक सीट मिली है। ऐसा थोड़ी है कि दलित की संख्या कम हो गई अचानक से यूपी में। तो कहने का मतलब ये है, राइटर ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट कोई क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय किसी बंदे को उठा के ये लोग कह देते हैं कि यही रिप्रेजेंटेटिव है। शेड्यूल कास्ट के किसी बंदे को उठा के कहेंगे कि ये पूरे शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसा होता नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि शेड्यूल कास्ट का बंदा शेड्यूल कास्ट का ही रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। रिप्रेजेंटेटिव कोई भी बन सकता है जो अच्छा इंसान है। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि महात्मा गांधी डिप्राइव लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन क्या वो डिप्राइव थे खुद? ऑब्वियसली नॉट। बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड से करके आए थे, साउथ अफ्रीका में भी गए थे, वो खुद डिप्राइव नहीं थे। लेकिन डिप्राइव लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे और उन्होंने किया भी, बहुत सारे काम किए। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया है, उसमें
अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेरा सत्याग्रह, उसके बाद ये जो मास स्ट्राइक किया था उन्होंने रॉलेट एक्ट आने के लिए। तो ये सब कहीं ना कहीं डिप्राइव लोगों के लिए ही उन्होंने स्ट्रगल किया, जो खुद भी डिप्राइव नहीं थे। तो कोई जरूरी नहीं है कि पंडित को पंडित ही रिप्रेजेंट कर सकता है, या दलित को दलित ही रिप्रेजेंट कर सकता है। कोई भी अच्छा आदमी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उस यार्ड स्टिक को ये लोग नहीं अपनाते हैं। वो पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर कम्युनिटी को चेक करते हैं और उस हिसाब से उनको इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करवाने की परमिशन दी जाती है और या टिकट दिया जाता है। तो कहना इनका अब कहानी पे आते हैं कि मिजोरम के बारे में बता रहे हैं कि मिजोरम एक छोटा सा स्टेट है। और आप देखेंगे तो ऐसा लिखा, आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये बांग्लादेश और ये म्यांमार मतलब के बीच का एक सैंडविच है, उसके बीच में पाया जाता है। त्रिपुरा के आसपास है, यदि आप मैप में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये मिजोरम एक छोटा सा स्टेट है जहाँ पे 14 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन हैं बड़े सिविलाइज लोग वहाँ पे। ऐसा राइटर बताते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक रूल का बहुत अच्छे से सीरियस तरीके से फॉलो किया जाता है। लिबरल सोसाइटी है, काफी ज्यादा कोऑपरेटिव लोग हैं, कौन कोई नहीं बजाता है, लेन में अपने चलते हैं। तो ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं बात हो रही है। अब पहले कहा जाता है कि मिजोरम में पहले बहुत ज्यादा माल प्रैक्टिसेस होती थी इलेक्शन में, जैसे आज के डेट में बाकी स्टेट में भी होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक एसोसिएशन बनाया, यंग मिजो एसोसिएशन, जो क्रिश्चियन मिशनरी वहां की जो है उसने इसको स्टैब्लिश किया, यंग मिजो एसोसिएशन। और इनका रोल बड़ा प्रोमिनेंट हो गया। यंग मिजो एसोसिएशन के साथ साथ उन्होंने विमेन के लिए एक अलग एसोसिएशन बना दिया और सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग एसोसिएशन बना दिया। इन तीनों एसोसिएशन ने मिलके एक मिजोरम पीपल फोरम बनाया है। यहीं पे आर्टिकल का मेन क्रक्स है। इन तीनों एसोसिएशन ने मिलके मिजोरम पीपल फोरम बनाया है, और ये पब्लिक फोरम है जो चुनाव की सारी चीजों को एक तरह से कहिए कि मैनेज करती। मतलब ये मिजोरम पीपल फोरम क्या करता है कि इन्होंने एक रूल बना दिया है कि कोई भी बंदा जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, यदि संदीप कुमार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो अपने प्रचार के लिए वो 10 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं लेके जा सकते। कितनी बड़ी बात है। मैं बनारस में था, 2 दिन में जाम में फंसा रहा। मतलब 50 मीटर की दूरी, या यूं कहें कि 500 मीटर की दूरी हमको कंप्लीट करने में 1.5-2 घंटे लग गए, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पे जब अखिलेश यादव की रैली आई थी। तो इनका ये कहना है कि जो पार्टी भी कंटेस्ट करेगा वो 4 से लेकर 10 लोगों तक को ही लेके जाएगा, लोगों के घर घर अपनी चीजों को बताने के लिए, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ ये मिजोरम पीपल फोरम जो है, इसके वॉलेंटियर्स भी रहेंगे हर एक पार्टी के साथ। जैसे मान लीजिए XYZ 3 पार्टी है, तो इनके वॉलेंटियर तीनों पार्टी के साथ रहेंगे, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को ढंग से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, 4 से 10 लोगों के बीच से ज्यादा तो नहीं हो गया है। तो ये चीज है। इसके साथ साथ इन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे सारे पॉलिटिकल पार्टी को, जहां पे आके वो अपना मैनिफेस्टो बता सकेंगे कि उनका क्या इरादा है, किस तरीके से वो जीतने के बाद क्या करेंगे। और लोकल जो कैंडिडेट है उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब उनको एक ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसके जो वॉलेंटियर्स हैं वो बहुत सीरियसली काम करते हैं। वो खुद पैसा लगाते हैं। मतलब पैसा आता कहाँ से है, तो एनजीओ से आता है। और जैसे मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे नाम का जो भी लीफलेट्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, ये सब फ्लैक्स बोर्ड है, वो सब लगाएंगे, सब चिपकाएंगे, और पैसा वो एनजीओ ही देगा। इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि गरीब व्यक्ति भी, जिसके पास ये सारे एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं है, वो भी कंटेस्ट करने के बारे में सोच सकता है। तो एक अच्छी नीयत है, एक अच्छी चीज है, और इससे हमको सीखने की जरूरत है। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि लोकल लोगों का भी हेल्प करते हैं, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में नहीं है, वो नाम लिखवाते हैं। इसके साथ साथ जो स्टॉल बनता है, हर एक पार्टी अपना अपना बनाए रखती है, तो वो स्टॉल पार्टी नहीं बनाते हैं, यही लोग वहां पे स्टॉल लगा देते हैं, जिससे लोगों को आसानी हो, सुविधा हो। लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि रात में गश्त भी लगाते हैं। वो रात में देखते हैं कि कोई जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं, जो स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, उसको कोई वायलेट तो नहीं कर रहा है। और सपोज दैट कि कोई पार्टी यदि वायलेट कर लेती है रात में, मतलब मान लीजिए पैसा दे रही है, कुछ भी कर रही है ऐसे, तो दिन में प्रॉपर अनाउंसमेंट किया जाता है कि इस पार्टी का ये फलाना आदमी इस तरीके की एक्टिविटी करते हुए पकड़ा गया है। और इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर एक मैसेज चला जाता है, और वो सावधान हो जाते हैं, और उस पार्टी को शायद, मतलब आप देखिए ना, मैं कोई अनफेयर मीन्स यूज कर रहा हूँ और मेरे नाम का अगले सुबह वो लोग लगा दिया कि संदीप कुमार अनफेयर मीन्स यूज किए हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक में एक गलत मैसेज जाएगा, एक निगेटिव ओपिनियन बना लेंगे लोग मेरे बारे में।
तो इसीलिए ये काफी फेयर तरीका है, और दूसरे स्टेट को भी, इंडिया में जितने स्टेट हैं उनको इससे सीखने की जरूरत है। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।